हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वो देखना, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये एम फेस क्या होता है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो आप पार्ट फर्स्ट देख लेना। ओके, पार्ट फर्स्ट में हमने क्या देखा था, सेल साइकिल क्या होता है, सेल डिवीज़न क्या होता है, फिर हमने देखी थी सेल साइकिल। इंटरफेस पार्ट देख लिया था, अभी हम देख रहे हैं एम फेस। ठीक है, सबको याद होगा इंटरफेस में हमने क्या क्या पढ़ा था, G1, S एंड G2। सबको याद है इंटरफेस के ये तीन। ठीक है, अब G2 के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, एम फेस। ठीक है, एम फेस स्टार्ट हो जाएगा, फिर एम फेस के बाद फिर से इंटरफेस। तो ये क्या है, ये तो साइकिल बनी ना ऐसे, इसलिए तो हम क्या बोल रहे हैं इसको, सेल साइकिल। क्लियर सबको। अब G2 के बाद डायरेक्ट क्या स्टार्ट हो जाएगा, एम फेस। अब एम फेस में भी हमने जैसे G1, एस और G2 पढ़ा था, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कौन से स्टेज पढ़ेंगे, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, हम डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एम फेस। दिस इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। अब इसको हम मोस्ट ड्रामेटिक क्यों बोल रहे हैं, लास्ट पार्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि एक्चुअल डिवीज़न हो रहा है ना, वो किस में हो रहा है, एम फेज में हो रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट ड्रामेटिक। इतना सब कुछ हो जाएगा ना एम फेज में, आप देखोगे। ऑफकोर्स इंटरफेस एकदम सिंपल लगा आपको, क्यों, वहाँ पे क्या हो रहा था, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा था और सेल ग्रोथ हो रही थी। यहाँ पे एक्चुअल डिवीज़न होगा, एक में से दो सेल्स बनेंगे, तो ऑफकोर्स वहाँ पे इक्वल सबको जाना चाहिए। डिटेल में देखने वाले हैं हम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। This is the most dramatic period of cell cycle involving a major reorganization of virtually all components of the cell. Of course, ये एक में से ऐसे दो सेल बन रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। यहाँ से डायरेक्ट तो नहीं चला जाएगा, ठीक है, कि हाँ इसमें आधा इसमें आधा, इतना सिंपल नहीं होता। क्या हो रहा है, रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। ठीक है, सारे कंपोनेंट, सेल में कौन से कंपोनेंट होते हैं आपको पता होगा, हमने पूरा सेल डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, सारे कंपोनेंट्स का क्या होगा, रीऑर्गेनाइजेशन। Since the number of the chromosome in the parent and progeny cells in the same, it is called as equational division. अब एम फेस को हम और क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीज़न। क्यों इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं, बिकॉज जितने क्रोमोसोम यहाँ पे पेरेंट सेल में होंगे ना, उतने ही जो ये डॉटर सेल्स बनेंगी ना, उतने ही क्रोमोसोम इन डॉटर सेल्स में होंगी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑफकोर्स इक्वेशनल डिवीज़न। क्या बोलेंगे, इक्वेशनल यानी इक्वल, इक्वेशनल यानी क्या, इक्वल। क्लियर, तो जितने पेरेंट्स में है उतने डॉटर, और उसको हम और क्या बोलते हैं, प्रोजेनी सेल्स। ठीक है, तो इसलिए इक्वल है दोनों में, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वेशनल डिवीज़न। कंफ्यूज नहीं होना, ये क्वेश्चन आ चुका है कि एम फेस को और क्या बोला जाता है, तो इक्वेशनल डिवीज़न। आगे हम देखेंगे मियोसिस में उसको क्या बोलते हैं। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो अभी हम पढ़ने ही वाले मियोसिस, पर यहाँ क्या ध्यान रखना है आपको, इक्वेशनल। ठीक है, उसमें हम रिडक्शन डिवीज़न बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं हम इक्वेशनल। क्लियर, दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। ठीक है, अपनी हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से हमने क्या कर दिया कि माइटोसिस को 4 फेज में डिवाइड कर दिया, 4 स्टेज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जो माइटोसिस के अंदर न्यूक्लियर डिवीज़न होगा। अब याद करो, न्यूक्लियर डिवीज़न को क्या बोलते हैं, कार्योकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न को क्या बोलते हैं, बताओ बताओ। अगर आपको याद हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो मुझे पता चले कि आप ठीक से पढ़ रहे हो, ठीक से देख रहे हो। तो आपको फर्स्ट पार्ट वाला भूल जाओगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा ना, फिर आपको टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूजन होगा, ये क्या था ये क्या था, ऐसा नहीं। अगर आप याद नहीं रख पा रहे हो तो आप साइड में लिख लो उसका मतलब। जैसे कार्योकाइनेसिस का क्या मतलब होता है कि न्यूक्लियर डिवीज़न हो रहा है। ठीक है, अब ऐसे लिखते जाओ साइड में। बार बार आपको मैं हर वर्ड बताऊंगी तो बहुत लंबा खिंचता जाएगा। ओके, और जिसको पता होगा उसके लिए तो बोर हो जाएगा, क्यों बारी बार रिपीट हो रहा है। क्लियर, इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट द सेल डिवीज़न इज़ अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस। अब जो हम पढ़ रहे हैं ना, मैंने क्या बोला, हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इनको 4 स्टेज में बांट लिया है, बट सेल साइकिल क्या होता है, सेल डिवीज़न क्या होता है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ से प्रोसेस चालू हुआ यहीं पे ही ख़त्म होगा, ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है,
एंड वेरी क्लियर कट लाइन्स कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस। क्या बोला मैंने कि यहाँ से प्रोसेस चालू हो रहा है, यहीं ख़त्म हो रहा है, ऐसी क्लियर कट लाइन्स हम नहीं ड्रॉ कर पाते। मैं डिटेल में जा रही हूँ बिकॉज इस चैप्टर में क्या होता है कि बहुत कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए हम शांति से जाएंगे इस चैप्टर में, बाकी चैप्टर में बहुत फास्ट करा देती हूँ। ओके, कार्योकाइनेसिस इन्वॉल्व फॉलोइंग 4 स्टेज। अब कार्योकाइनेसिस का मतलब क्या है? न्यूक्लियर डिवीजन। अब आप ऐसा सोचोगे न्यूक्लियर डिवीजन क्यों हो रहा है? अब मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, ठीक है। ये एक सेल है, इसको 2 में डिवाइड होना है, ठीक है, 2 में डिवाइड होना है, पर इसके पास तो न्यूक्लियस एक ही है, ठीक है, न्यूक्लियस तो इसके पास एक ही है। तो पहले क्या होगा? साइटोप्लाज्म के डिवीजन से पहले क्या होगा? इस एक सेल के अंदर ही 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे, ठीक है, यानी एक न्यूक्लियस डिवाइड होके 2 हो जाएगा। क्लियर? इसलिए हम पढ़ रहे हैं कार्योकाइनेसिस। फर्स्ट है प्रोफेस, कौन से स्टार्च है? फर्स्ट है प्रोफेस, सेकंड है मेटाफेस, थर्ड है एनाफेज, फोर्थ है टीलोफेज। याद रखना है डिटेल में और लाइन से, ठीक है। पहले कौन सा आता है? प्रोफेस, फिर मेटाफेज, ठीक है। आप निमोनिक बना लो, कुछ भी कर लो, या तो आप समझ के पढ़ोगे ना तो आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद याद हो जाएंगे, ठीक है। प्रोफेस, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोफेस। Prophase, which is the first stage of karyokinesis of mitosis, follows the S and G2 phase of interphase। हमने देखा था, ऑफ कोर्स हमने क्या बोला था, ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो इंटरफेस का G2 के बाद कौन सा चालू हो रहा है? माइटोसिस। तो माइटोसिस का फर्स्ट स्टेज कौन सा है? प्रोफेस। तो ऑफ कोर्स G2 के बाद क्या आया? प्रोफेस। क्लियर सबको इतना? In the S and G2 phase, the new DNA molecule formed are not distinct but interlinked। अब हमने देखा था S phase में क्या हो रहा था? DNA का रेप्लिकेशन हो रहा था, वहाँ पे बन तो गया, उसमें क्या हो गया कि वो डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग नहीं हो पाया। इंटरलिंक यानी ऐसे उलझ गया एक दूसरे में, ठीक है। जो भी S phase में क्या बना था? DNA बना था, वो अलग अलग नहीं हो पाया, उलझ गया। क्लियर सबको? Prophase is marked by the initiation of condensation of chromosomal material। अब chromosomal material क्या होता है? अब उस पहले आप कंडेंसेशन का मतलब करो, जैसे ऐसे क्रोमोसोम मटेरियल है तो ये एक दूसरे के बहुत आगे आते गए, ठीक है, आगे आते गए, उसको हम क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। क्लियर सबको इतना? तो प्रोफेस में क्या होता है याद रखना है, इनिशिएशन, अभी तक चालू हो रहा है सिर्फ, ठीक है। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिक कंडेंसेशन। अभी हमने देखा कि एस और G2 फेज में जो न्यू DNA बना था वो कैसा है? उलझा हुआ। प्रोफेज में आते ही वो कैसे सुलझ जाएगा? ऐसे अनटेंगल हो जाएगा। क्लियर सबको इतना? बहुत सिंपल है। ये किस में था? G2 और S। ये इंटरफेस की बात हो रही है। इंटरफेस में जैसे ही इन्होंने माइटोसिस में एंटर किया, फर्स्ट स्टेज में, माइटोसिस के फर्स्ट स्टेज में कौन सा? प्रोफेस, तो वो अनटेंगल हो गया। क्लियर? द सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग S phase of interphase now begins to move towards opposite poles of the cell। क्या बोलना चाहे इसमें? समझो, ये सेल है, हमने क्या देखा था इंटरफेस में? क्या देखा था? द सेंट्रोसोम, उसका क्या होता है? डुप्लीकेशन हो जाता है, देखा था हमने, ठीक है। नाउ बिगिन्स टू मूव टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। जैसे यहाँ पे है 2, पहले ये एस फेज में यहाँ पे कैसे 2 थे, ठीक है, फिर ये एक ऐसे ऑपोजिट पोल में आ जाएगा, ठीक है, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा। क्लियर? प्रोफेस में कैसा हो जाएगा? बना के दिखाती हूँ मैं, एक यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ हो जाएगा, दोनों एक एक एंड पे यानी ऑपोजिट पोल्स पे, ठीक है। एक सेंट्रोसोम यहाँ है, एक सेंट्रोसोम नीचे है। क्लियर? ये बोलना चाहा इस पॉइंट में। द completion of prophase can thus be marked by the following characteristic events। अब ये जो 2 पॉइंट है ना जो हमने इसमें से पढ़ा ना, वही फिर से यहाँ पे लिखा था कि इस पैराग्राफ में आपको इम्पोर्टेंट क्या दिखा, ठीक है। तो हमने देख लिया, हमने समझ तो लिया ऊपर का पैराग्राफ, तो हमको सिर्फ रीड करना और समझना कि अभी हमने पढ़ा, तो ये इम्पोर्टेंट है।
क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। ऑफ कोर्स ये क्रोमोसोम मटेरियल है ना, जो हमने देखा है कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है प्रोफेज में, क्यों हो रहा है? बिकॉज उनको आगे जाके क्या बनाना है? क्रोमोसोम्स। क्लियर? क्रोमोसोम्स आर टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमाटिड अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। अब सबको याद होगा सेंट्रोमियर, जो सेंटर वाला पार्ट, ये क्या होता है? क्रोमाटिड। क्लियर? ऐसा ये क्या है? ये पूरा क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमाटिड, है इनके पास 2 क्रोमाटिड, ठीक है, टुगेदर एट सेंट्रोसोम। किससे अटैच होते हैं? ये सेंट्रोसोम, सेंटर वाला। क्लियर सबको? क्या बोलना चाहा? क्लियर? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपको क्लियर कैसा होता है वो? सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेस, हमने देखा था सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन, हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ा था, ठीक है। बिगिंस टू मूव टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, अभी देखा हमने कि सेंट्रोसोम क्या हो जाएगा? एक ऐसे ऑपोजिट पोल में आ जाएगा। क्लियर? फिर लास्ट में प्रोफेस में एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। क्लियर सबको इतना? Each centrosome radiates out microtubules called esters। अब मैं आपको समझाती हूँ इसका मतलब क्या हुआ। ये एक एक क्या है? सेंट्रोसोम है, ठीक है। इनमें से क्या निकलते हैं? ऐसे एस्टर रेस निकलती है, ठीक है, ठीक है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्टर रेस। द 2 esters टुगेदर विद द स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स द माइटोटिक एपरेटस। ये एस्टर्स किसके साथ? और स्पिंडल फाइबर इसमें से निकलते, सबको याद होगा, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हम? माइटोटिक एपरेटस। तो माइटोटिक एपरेटस में क्या होगी? ये दोनों एस्टर्स आएंगी और क्या आएंगी? स्पिंडल फाइबर्स। क्लियर? Cells at the end of prophase when viewed under the microscope do not show Golgi complex endoplasmic reticulum। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ये आप क्वेश्चन आ चुका है कि प्रोफेस में क्या नहीं दिखता, ठीक है। तो क्या नहीं दिखेगा? गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, न्यूक्लियोसस। अब आप माइक्रोस्कोप में जब प्रोफेस फेस में देखोगे ना सेल को, तो उसमें क्या नहीं दिखेगा? वो पार्ट है। क्लियर? क्या नहीं दिखेगा? गोल्गी कॉम्प्लेक्स हमको नहीं दिखने वाले सेल में, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नहीं दिखेगा, न्यूक्लियोसस नहीं दिखेगा, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं दिखेगा। क्लियर? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेटाफेज। The complete disintegration of the nuclear envelopes mark the start of the second phase of mitosis। अब कोई आपसे पूछे ना कि मेटाफेज स्टार्ट कहाँ से होता है, ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होता है, तो आपको क्या आंसर देना है कि जब कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा किसका? न्यूक्लियर एनवलप। इसका मतलब क्या हुआ? जो ये न्यूक्लियर की एनवलप होगी ना, वो ऐसे पूरी टूट जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, तब पता चलेगा हमको कि हाँ ये मेटाफेज स्टार्ट हुआ है। क्लियर सबको इतना? हैंस द क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? सबको पता है क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होगा। अब इसकी पूरी एनवलप ही टूट गई, तो ये यहाँ से न्यूक्लियस में से निकल के पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएंगे। सबको क्लियर है इतना? कैसे हो जाएगा? क्रोमोसोम मटेरियल यहाँ 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 हर जगह पे हो जाएगा। क्लियर? न्यूक्लियस में से निकल के। सबको इतना क्लियर होगा? बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। अब इस स्टेज में क्या होगा? क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगा, जो हमने देखा था प्रोफेस में इनिशिएट हुआ था, यहाँ पे कंप्लीट होके माइक्रोस्कोप में दिख जाएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से फेस में हम इजीली अंडर माइक्रोस्कोप क्रोमोसोम को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप मार्क कर लो बुक में अपनी, ठीक है। दिस then is the stage at which the morphology of chromosome is most easily studied। क्लियर? कौन सा फेज है? मेटाफेज। At this stage metaphase chromosome is made up of 2 sister chromatids which are held together by the centromere। अब क्रोमोसोम कैसे दिखेंगे? इसमें बीच में सेंट्रोसोम होगा और 2 सिस्टर क्रोमाटिड होगी। क्लियर सबको इतना?
विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। क्लियर, सबके पास सेंट्रोमियर होगा। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर आर कॉल्ड एज काइनेटोकोर्स। न्यू वर्ड, ठीक है। अब काइनेटोकोर्स क्या होता है, ठीक है, ये मैं ठीक से बना रही हूँ, ये सबको पता है ये क्या है, सेंट्रोमेयर। ये क्या है, दो सिस्टर क्रोमैटिड। क्लियर। अब जो ये सेंट्रोमेयर है ना, उसकी सरफेस पे ऐसे डिस्क शेप क्या होता है, ऐसे डिस्क शेप होता है काइनेटोकोर्स। अब ये क्या होता है, ठीक है, क्या काम आता है? दिस स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। ठीक है, यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर होती है ना, थ्रेड जैसी लगती है, जो यहाँ से ऐसे अटैच होंगी। ठीक है, ये क्या है जो मैं ऐसे दिखा रही हूँ, वो क्या है, स्पिंडल फाइबर्स। क्लियर सबको इतना? काइनेटोकोर्स क्या होता है, ठीक है, और उनका काम क्या है? वो साइट क्या करते हैं, साइट देते हैं किसको, स्पिंडल फाइबर को। क्लियर। टू द क्रोमोसोम दैट आर मूव्ड टू द पोजिशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। देखेंगे हम वो भी अभी। Hence, the metaphase is characterized by all the chromosome coming to lie at the equator with one chromatid of the each chromosome is connected by its kinetochore। अब मैं आपको एक बार ये समझा रही हूँ, ये आप डायग्राम देख सकते हो यहाँ पे मेटाफेज का, सबको दिख रहा है ये डायग्राम। ठीक है, ये क्या है, मेटाफेज। क्लियर। ये दिख रहा है सेंट्रोसोम, उसमें से क्या निकल रहा है, स्पिंडल फाइबर, सबको दिख रहा है। ठीक है, वो कहाँ पे अटैच है स्पिंडल फाइबर, देख सकते हो आप यहाँ पे काइनेटोकोर पे दिख रहा है सबको, ये काइनेटोकोर। ठीक है, स्पिंडल फाइबर यहाँ से यहाँ तक अटैच है। ठीक है, ये वाले सेंट्रोसोम में से एक ये, एक ये, एक ये, यानी एक सेंट्रोसोम में से 4 स्पिंडल फाइबर 4 काइनेटोकोर को अटैच है। ठीक है, अब ये कैसे है आप वो देखो, आप देख सकते हो, ठीक से देखना। ठीक है, कि ये एक इस पे है, एक इस पे है, एक इस पे है, एक इस पे, और ये वाला भी एक इस पे है, एक इस पे, एक इस पे। तो एक साइड एक पे अटैच है। ऑफ कोर्स अगर ये स्पिंडल फाइबर खींचेगा, ठीक है, ये अगर स्पिंडल फाइबर खींचेगा, सोचो ये खींचेगा तो एक ये 2 क्रोमाटिड को अलग अलग कर देगा, क्योंकि एक यहाँ पे अटैच है, एक इस साइड अटैच है, एक इस साइड अटैच है। समझ रहे हो? एक क्रोमाटिड इस वाले सेंट्रोसोम से अटैच है और एक इससे अटैच है। तो क्या होगा, अगर ये स्पिंडल फाइबर खींचेगा तो क्या होगा, ये 2 क्रोमाटिड है वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये समझने वाली बात है, हमने नेक्स्ट स्टेज में यही पढ़ना है, ये अलग हो रहे हैं, इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि कैसे अलग होंगी ये। ठीक है, क्लियर सबको इतना? अब यहाँ पे क्या बोला कि मेटाफेज इज करेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर विथ वन क्रोमाटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय। अब देखो ये प्रॉपर मेटाफेज दिख रहा है सबको। ठीक है, ये प्रॉपर, तो इसमें क्या है, सारे क्रोमोसोम इक्वेटर यानी यहाँ पे ऐसे सेंटर में आ गए, दिख रहा है सबको, सेंटर में आ गए, दिख रहा है सबको, वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि इक्वेटर पे आ गए। क्या है कि काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड है। सिंपल, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट। इसको हम क्या बोलेंगे, मेटाफेज प्लेट। उसमें क्या होगा, सारे के सारे क्रोमोसोम सेंटर पे होंगे। क्लियर है सबको इतना? The plane of alignment of the chromosome at metaphase is referred to as metaphase plate. क्लियर सबको इतना? The key feature of metaphase are, अभी हमने क्या क्या देखा इसमें की फीचर, स्पिंडल फाइबर आर अटैच टू द काइनेटोकोर्स। दिख रहा है सबको स्पिंडल फाइबर्स, किससे अटैच है, काइनेटोकोर्स से। Chromosomes are moved to spindle equator and get aligned along the metaphase plate through the spindle fiber to the both। पर देख लिया हमने, ये पूरी इक्वेटर लाइन देख ली। ठीक है, वही रिपीट है। अब हम पढ़ने वाले हैं एनाफेज। At the onset of anaphase, each chromosome arranged at the metaphase is splits simultaneously and 2 daughter chromatids, now referred to as 2 daughter chromosomes of the future daughter nuclei। अब इसका मतलब आप समझ नहीं होंगे, मैं समझाती हूँ। मैंने क्या बोला कि ये, अब सोचो ये यहाँ से खींचेगा इस बाजू, और ये यहाँ पे ये वाले क्रोमोसोम को देखो, सिर्फ ये वाले स्पिंडल फाइबर यहाँ से भी खींच रहा है, स्पिंडल फाइबर यहाँ से भी खींच रहा है। ठीक है, तो ये दोनों अलग होके ये एक
क्रोमाटिड यहाँ आ जाएगी, एक क्रोमाटिड यहाँ आ जाएगी। फिर कैसी दिखेंगी ये देख सकते हो आप एनाफेज 1 में, सॉरी एनाफेज में, ठीक है, देख सकते हो। अब आप बोलोगे इसका शेप ऐसा क्यों होगा, ठीक है, इसकी आर्म्स ऐसे, टेल्स ऐसे क्यों हो गई, ठीक है। अब समझो, ये मैंने क्रोमोसोम बनाया, ठीक है, बनी जैसा लग रहा है मेरा क्रोमोसोम, ठीक है। अब मैंने इसको इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से खींचा, तो खींचने के कारण हमने जोर से इसे खींचे तो ये इसकी ऐसी हो गई, समझ आ रहा है, ठीक है, इसलिए इनका शेप ऐसा दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे पढ़ा हमने, देख लिया कि ये क्या है, डॉटर क्रोमोसोम बन गई। एज ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, देख लिया हमने क्रोमोसोम क्या हुआ, ये यहाँ से जो इक्वेटोरियल प्लेट है वहाँ से अवे जा रहे हैं, दोनों अपोजिट पोल में जा रहे हैं, ठीक है। द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पोल, हमने देखा कि ये जो सेंट्रो ऐसे ऐसे बन गया, देखा ना अभी डायग्राम में हमने ऐसे बन गया, जो ये सेंट्रोसोम है वो पोल की तरफ है, उनका मुंह कहाँ पे, पोल की तरफ है, क्लियर सबको इतना। हैंड्स एट द लीडिंग एज विद द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड, हमने देखा ये सेंट्रोसोम लीड कर रहा है और उनके आर्म्स है ऐसे पीछे, देखा ना अभी हम डायग्राम में, ओके। दस एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, हमने अभी क्या क्या इसमें देखा की फीचर्स, क्या क्या देखा, तो सेंट्रोमेयर स्प्लिट्स एंड क्रोमाटिड सेपरेट, देख लिया सेंट्रोमेयर क्या हो गया, स्प्लिट हो गया और क्रोमाटिड एक एक अलग हो गई। क्रोमाटिड मूव टू द अपोजिट डायरेक्शन, देख लिया है यहाँ पे और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गए। अब हम पढ़ेंगे माइटोसिस एम फेज का लास्ट फेज, कौन सा, टीलोफेज, इसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन होता है फिनिश, ओके। एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज, ठीक है, फाइनल स्टेज की बिगनिंग में किसका, ये तो कार्योकाइनेसिस के स्टेज है, सबको पता है। टीलोफेज, द क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी, देखो जो क्रोमोसोम था वो डीकंडेंस होके कैसे हो गए, अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर गए, ठीक है, एक कंडेंस मटीरियल जैसा लग रहा है, ठीक है, सिर्फ सबको। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन and each set of chromatic material tends to collect at the two poles, ये देखो सिर्फ क्रोमाटिक मटेरियल रह गया, इसमें आपको दिख रहा है प्रॉपर क्रोमाटिड नहीं दिख रहा, सेंटर नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। दिस इज द स्टेज विच शो द फॉलोइंग की इवेंट्स, इसमें हमने क्या देखा, क्रोमोसोम क्लस्टर्स, ये क्या बन गए, क्रोमोसोम क्लस्टर एट ऑपोजिट स्पिंडल पोल एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट, देख लिया हमने इनकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई, ठीक है। न्यूक्लियर एनवलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पॉइंट फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियर, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बनी, न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है, क्लस्टर के ऊपर क्या बन गई, न्यूक्लियर एनवलप, इसलिए हमको क्या बोलेंगे, ये क्या बन गया, न्यूक्लियर एनवलप, उसके अंदर क्या हो गया, ऑफकोर्स न्यूक्लियर हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गए, दोनों दो डॉटर न्यूक्लियर, क्लियर। न्यूक्लियस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ER रिफॉर्म, ठीक है, अभी हमने देखा था प्रोफेज में क्या नहीं दिखता, बट यहाँ पे ये सब दिख रहा है। तो आज का हम यहाँ पे ही फिनिश कर रहे हैं। सो थर्ड पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे साइटोकाइनेसिस, यानी अभी सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, अब ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो 2 सेल बनेंगे ना, ठीक है। सो अब आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट भी कुछ ना कुछ कर दिया तो मुझे लगा कि आप देखते हो, ओके वीडियोस। थैंक यू।